दोपहर का समय था। रमेश और राधा एक वृक्ष के नीचे काफी देर से बैठे हुए आराम कर रहे थे। रमेश आसमान की ओर देखकर अपनी पत्नी राधा से बोला, अब हमें केशव नगर के राज्य की ओर रवाना हो जाना चाहिए। हमें आराम करते हुए काफी देर हो गई है। आप सही कह रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। राधा और रमेश उठकर खड़े हो गए। दरअसल वह दोनों विजयनगर राज्य से केशव नगर राज्य की ओर जा रहे थे, मगर रास्ते में राधा को थकान होने लगी, इसीलिए वह दोनों कुछ देर आराम करने के लिए एक वृक्ष की छांव में बैठ गए थे। वह दोनों वहां से जाने वाले थे कि तभी उन दोनों के कानों में एक युवक की आवाज टकराई। रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, लाल लाल, नीली, पीली, हरी, बैंगनी और गुलाबी। रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, लाल लाल, नीली, पीली, हरी, बैंगनी और गुलाबी। उस जंगल में आवाज सुनकर रमेश और राधा दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। वो दोनों आवाज की दिशा की ओर देखने लगे। उन दोनों ने देखा कि एक युवक उनकी ही ओर चला आ रहा था। कुछ देर में वो युवक हाथ में गठरी पकड़े उनके पास आकर खड़ा हो गया। रमेश उस युवक की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम सोहम है और मैं एक चूड़ी वाला हूँ। मैं गांव-गांव और अलग अलग राज्यों में जाकर चूड़ियां बेचता हूँ। चूड़ियों का नाम सुनकर रमेश की पत्नी राधा की आंखें चमक उठी। अच्छा, तो तुम चूड़ियां बेचते हो? हाँ, क्या आप चूड़ियां खरीदेंगी? तभी रमेश सोहम की ओर देखकर बोला, एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम कनिष्क जंगल की दिशा से आ रहे हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो कनिष्क का जंगल तो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। मैं एक व्यापारी हूँ। कनिष्क जंगल का रास्ता दूसरे राज्यों तक जाने के लिए आसान है। जैसे कि अगर हमें विजयनगर राज्य की ओर जाना हो तो 1 हफ्ते का समय लगेगा, लेकिन अगर हम विजयनगर कनिष्क जंगल से होते हुए निकले तो हमें केवल 2 दिन का समय लगेगा। और रहा सवाल जंगल के खतरनाक होने का, तो कौन सा जंगल खतरनाक नहीं होता? हर जंगल में जंगली जानवर और खूंखार शेर तो मिल ही जाते हैं। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? फिलहाल तो मैं केशव नगर राज्य चूड़ियां बेचने के लिए जा रहा हूँ। मैंने सुना है राजा विक्रम की पत्नी और उनकी दोनों पुत्रियों को चूड़ियां पहनने का बहुत ही शौक है। रमेश मुस्कुराते हुए सोहम से बोला, फिर तो अच्छा हुआ हम तुम्हें मिल गए। क्या मतलब? राजा विक्रम अपने महल में किसी बाहरी राज्य के व्यापारी का प्रवेश पसंद नहीं करते, लेकिन अगर तुम राजा विक्रम और उनकी पुत्री को ये चूड़ियां बेचना चाहते हो तो तुम हमारे साथ हरियापुर गांव चलो। हरियापुर गांव में हर वर्ष हरियापुर गांव की सुंदर झील के किनारे एक मेला लगता है, जहां विक्रम अपनी पत्नी और अपनी दोनों पुत्रियों के साथ हर वर्ष उस मेले में आते हैं। मगर उस मेले में भी किसी बाहरी व्यापारी को कोई भी सामान बेचने की इजाजत नहीं है। अगर तुम उस मेले में जाने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम राजा विक्रम और उनके परिवार से आसानी से मिल सकते हो। और मेले में जाने के लिए तुम्हें हरियापुर गांव के मुखिया से मिलना होगा, क्योंकि हरियापुर गांव का मुखिया राजा विक्रम का बहुत ही खास व्यक्ति माना जाता है। तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं चलते? यह सुनकर सोहम चूड़ी वाला खुश हो गया। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों के साथ हरियापुर गांव जाने के लिए तैयार हूँ। सोहम की बात सुनकर रमेश और राधा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए और सोहम उन दोनों के साथ साथ हरियापुर गांव की ओर चलने लगा। कुछ ही देर में वह तीनों हरियापुर गांव के मुखिया के दरवाजे पर खड़े हुए थे। मुखिया अपने घर के बाहर ही टहल रहा था। मुखिया रमेश और उसकी पत्नी राधा को देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, अरे रमेश, हो आए विजयनगर। कैसी रही मौसी की बिटिया की शादी? भगवान की कृपा से सब अच्छा रहा मुखिया जी। तुम्हारे साथ ये नौजवान कौन है? इस नौजवान को तो मैं आपसे मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ। इसका नाम सोहम है। ये चूड़ियां बेचने का काम करता है। स्वयं को सोहम चूड़ी वाला कहता है। कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। ये बेचारा महाराज विक्रम के परिवार को चूड़ियां बेचना चाहता है। अब तुम कह रहे हो तो फिर तो अच्छा ही व्यक्ति होगा। 3 दिन बाद हमारे गांव में मेला लगने वाला है। महाराज विक्रम अपनी पत्नी और दोनों पुत्री के साथ मेले में आएंगे। तुम वहीं पर उनसे मिल लेना। तभी सोहम मुस्कुराते हुए मुखिया से बोला, लेकिन रमेश भैया बता रहे थे कि उस मेले में आपकी इजाजत के बगैर दूसरे राज्य का कोई भी व्यापारी प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, सही कहा, लेकिन अब तुम रमेश के साथ आए हो तो तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। तब तक तुम मेरे घर पर अतिथि बनकर रुक सकते हो। आखिर मैं गांव वालों का मुखिया हूँ। दूसरे राज्य का आने वाला हर व्यापारी मेरा अतिथि ही है। मुखिया की बात सुनकर सोहम मुस्कुराने लगा।
और वह अपनी गठरी से कुछ सुंदर चूड़ियां निकालकर राधा को पकड़ाता हुआ बोला, आपने मेरी बहुत सहायता की है। मेरी तरफ से आपके लिए छोटी सी भेंट, इन्हें रख लीजिए। सुंदर चूड़ियों को देखकर राधा खुश हो गई और अपने पति रमेश के साथ वहां से अपने घर की ओर रवाना हो गई। सोहम मुखिया के घर पर ही अतिथि बनकर रहने लगा। 3 दिन बाद मुखिया सोहम से बोला, चलो सोहम, हमारे हरियापुर झील के किनारे मेला लग चुका है। सोहम मुखिया के साथ झील के किनारे लगे हुए मेले चला गया। सोहम ने देखा कि मेला बहुत ही सुंदर लगा था। तभी मुखिया उंगली से एक और इशारा करते हुए सोहम से बोला, सोहम वो देखो, सामने महाराज अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों के साथ खड़े हुए हैं। कुछ ही देर में मुखिया राजा विक्रम के सामने खड़ा हुआ था। राजा विक्रम मुखिया को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, कैसे हो मुखिया? महाराज, आपके शासन में सभी अच्छे हैं। राजा विक्रम सोहम की ओर देखकर गौर से बोला, ये कौन है? महाराज, ये एक चूड़ी का व्यापारी है। इसका नाम सोहम है। ये चूड़ियां बेचता है। ये आपको चूड़ियां बेचना चाहता था, लेकिन इस बेचारे को पता नहीं था कि आपके महल में किसी बाहरी राज्य के किसी व्यापारी का प्रवेश निषेध है। चूड़ियों का नाम सुनकर राजा विक्रम की पत्नी रानी रुक्मणी और उसकी दोनों पुत्रियों चंद्रलेखा और सुलेखा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कौन कौन से रंग की चूड़ियां है तुम्हारे पास? राजकुमारी, मेरे पास सभी रंगों की चूड़ियां है। तो फिर देर किस बात की है सोहम चूड़ी वाले? जल्दी से अपनी गठरी खोल दो और हमें चूड़ियों के दर्शन कराओ। सोहम ने तुरंत अपनी गठरी खोल दी और रंग बिरंगी चूड़ियां रानी रुक्मणी और उनकी दोनों पुत्रियों को दिखाने लगा। रुक्मणी लाल रंग की चूड़ी की ओर देखकर बोली, मुझे तो ये लाल रंग की चूड़ियां बहुत पसंद है और मुझे पीली वाली चूड़ियां बहुत पसंद है। सोहम ने लाल पीले रंग की चूड़ियां राजकुमारी सुलेखा और रानी रुक्मणी के हाथों में पकड़ा दी, मगर चंद्रलेखा सभी चूड़ियों को बहुत गौर से देख रही थी। चंद्रलेखा को चूड़ियों की तरफ गौर से देखता हुआ देख सोहम बड़े ही रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराता हुआ चंद्रलेखा से बोला, क्या हुआ राजकुमारी? लगता है आपको मेरी चूड़ियां पसंद नहीं आई। तुम्हारी चूड़ियां तो अच्छी है, परंतु मेरे मन को नहीं भा रही। सोहम अपनी जेब से एक सुनहरे रंग की कांच की सुंदर चूड़ी निकालकर चंद्रलेखा को दिखाता हुआ बोला, ये कैसी लग रही है? ये चूड़ी तो वाकई बहुत सुंदर है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं अपने हाथों से इसे आपकी कलाई में पहना सकता हूँ? सोहम की बात सुनकर राजा विक्रम और उसकी पत्नी बुरी तरह से चौंक पड़ी। वह कुछ कहने ही वाले थे कि तभी चंद्रलेखा चहकती हुई बोली, हाँ क्यों नहीं। सोहम ने तुरंत अपने हाथों से चंद्रलेखा को वह दोनों चूड़ियां पहना दी। चूड़ियां पहनाकर सोहम राजा विक्रम से बोला, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए महाराज। तुमने हमारे परिवार को जो चूड़ियां दी है उनकी कीमत तो बताओ। महाराज, महारानी और आपकी दोनों पुत्रियों ने मेरी चूड़ियां पसंद की और राजकुमारी चंद्रलेखा ने मेरे हाथ से चूड़ी पहनी। मेरे लिए यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर सोहम मुखिया को चूड़ियों की गठरी देता हुआ बोला, मुखिया जी, ये चूड़ियां आप अपने गांव में सभी स्त्रियों को बांट दीजिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। आपने मुझे अपने घर में 3 दिन अतिथि के रूप में रखा, मेरा बहुत ख्याल रखा। इतना बोलकर सोहम बड़ी ही तेजी से वहां से चला गया। सोहम के जाते ही राजा विक्रम मुखिया से बोला, बड़ा ही विचित्र व्यापारी था। सही कहा महाराज। यूं कहा जाए कि ये बड़ा ही रहस्यमय चूड़ी वाला था तो गलत नहीं होगा। सारी चूड़ियां मुफ्त में ही दे गया। इतना बोलकर मुखिया गठरी लेकर वहां से चला गया और मेले में आई हुई सभी स्त्रियों को चूड़ियां बांट दिया। कुछ देर बाद राजा विक्रम अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों को लेकर अपने महल की ओर रवाना हो गया। अगली सुबह राजा विक्रम अपने दोनों पुत्रियों और पत्नी सहित राज दरबार में बैठा हुआ था। तभी मंत्री जगन्नाथ की नजर रानी रुक्मणी और उसकी दोनों पुत्रियों की कलाई पर पड़ी। मंत्री जगन्नाथ चौंकते हुए रानी रुक्मणी से बोला, महारानी, आपकी चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर लग रही है। मंत्री जगन्नाथ की बात सुनकर राजा विक्रम मुस्कुराते हुए उसे सारी घटना बताते हुए बोला,
मंत्री जगन्नाथ, ये चूड़ियां कल एक बहुत ही रहस्यमय चूड़ी वाले ने मेरी पत्नी और मेरी दोनों पुत्रियों को भेंट की है। यह सुनकर मंत्री जगन्नाथ पूरी तरह से चौंक पड़ा और वह चंद्रलेखा की कलाई को बहुत गौर से देखता हुआ राजा विक्रम से बोला, महाराज, महारानी रुक्मणी और राजकुमारी सुलेखा के हाथ में चूड़ियां तो साधारण लग रही है, परंतु राजकुमारी चंद्रलेखा ने जो चूड़ियां पहनी हुई है वो चूड़ियां तो देखने में ही बड़ी अद्भुत लग रही है। महाराज, मुझे लगता है कि आप इन दोनों चूड़ियों को बहुत ही गौर से देखें। क्या ये चूड़ियां आपको जानी पहचानी नहीं लगती? मंत्री जगन्नाथ की बात सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा और राजकुमारी सुलेखा के हाथ में उन दो चूड़ियों को बहुत ही गौर से देखते हुआ बोला, तुम सही कह रहे हो मंत्री जगन्नाथ। राजकुमारी चंद्रलेखा के हाथों में दो चूड़ियां बिल्कुल उस चूड़ी से मेल खाती है जो मैंने अपने हाथ में पहन रखा है। महाराज, लगता है आपका ध्यान कहीं भटक गया था। आपको उस रहस्यमय चूड़ी वाले से चूड़ी नहीं लेनी चाहिए थी। मंत्री जगन्नाथ ने इतना कहा ही था कि तभी राजकुमारी चंद्रलेखा की हाथ की चूड़ी बुरी तरह से चमकने लगी। अगले ही पल राजकुमारी चंद्रलेखा उसी रोशनी में वहां से गायब हो गई। यह देखकर राजा विक्रम चौंक में पड़ा। तभी राजकुमारी सुलेखा और महारानी रुक्मणी चीखने लगी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मैं भी कुछ नहीं देख पा रही पिताजी। यह देखकर राजा हड़बड़ा गया। तभी हरियापुर गांव का मुखिया दौड़ते हुए राजमहल आ पहुंचा और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ मुखिया? महाराज, कल सोहम चूड़ी वाले की जो चूड़ियां मैंने जिन जिन गांव की औरतों को भेंट की थी, उन सभी औरतों को अचानक से दिखाई देना बंद हो गया। उन्हीं चूड़ियों में मेरी पत्नी ने भी कुछ चूड़ियां पसंद की थी, वो भी अंधी हो गई। आखिर उस चूड़ी वाले का क्या रहस्य है? हमें किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा। चलो मंत्री जगन्नाथ। इतना बोलकर राजा विक्रम मुखिया और मंत्री जगन्नाथ के साथ महल के बाहर निकल गया। राजा विक्रम महल के बगीचे तक पहुंचा ही था कि तभी वहां पर राजा विक्रम का पुत्र राजकुमार संजीव आ पहुंचा। संजीव, जो कि कुछ दिनों के लिए किसी महत्वपूर्ण काम से राज्य से बाहर गया था, अपने पिता को चिंतित अवस्था में देखकर वह चौंकते हुए बोला, क्या हुआ पिताजी? राजा विक्रम राजकुमार को सारी घटना बताते हुए बोले, उस चूड़ी वाले की चूड़ी जिस स्त्री ने पहनी वो अंधी हो गई। रानी रुक्मणी और राजकुमारी सुलेखा को भी दिखाई देना बंद हो गया। और तो और राजकुमारी चंद्रलेखा की चूड़ी से एक रहस्यमय रोशनी निकली और राजकुमारी चंद्रलेखा अचानक वहाँ से गायब हो गई। यह सुनकर राजकुमार बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया और मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर बोला, ये तो बहुत ही रहस्यमय मामला लगता है। आखिर वो चूड़ी वाला कौन था? इतना बोलकर राजकुमार संजीव मुखिया की ओर देखकर बोला, मुखिया जी, उस चूड़ी वाले को आप ही पिताजी के पास लाए थे। वो चूड़ी वाला आपके संपर्क में कैसे आया? राजकुमार, उस चूड़ी वाले को मेरे गांव के रहने वाले रमेश और राधा लेकर आए थे। मुझे लगा कि वो एक साधारण चूड़ी वाला ही होगा जो कि राज परिवार को अपनी चूड़ियां बेचना चाहता है। मैं तो यही सोचकर उस चूड़ी वाले को हरियापुर गांव के मेले में लाया था। राजकुमार गहरी सोच में डूबता हुआ अपने पिता की ओर देखकर बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस चूड़ी वाले का रहस्य पता लगा कर रहूंगा। मेरी बहन चंद्रलेखा चाहे संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे ढूंढ कर लेकर मैं महल में आऊंगा। इतना बोलकर राजकुमार कुछ सोचकर मंत्री जगन्नाथ से बोला, मंत्री जी, पिताजी ने बताया कि चंद्रलेखा ने हाथ में जो चूड़ी पहनी थी उस चूड़ी से रोशनी निकली और चंद्रलेखा उसमें गायब हो गई। इसका मतलब उस रहस्यमय चूड़ी वाले ने राजकुमारी चंद्रलेखा को कोई विचित्र चूड़ी ही दी थी और उसने उस चूड़ी को स्वयं चंद्रलेखा को पहनाया भी था। क्या आप बता सकते हैं कि वो चूड़ी दिखने में कैसी थी? मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम की कलाई की ओर देखकर राजकुमार से बोला, महाराज, जिस रंग का कड़ा पहने हुए हैं वो चूड़ी उसी रंग की दिख रही थी। राजकुमार तुरंत अपने पिता से बोला, पिताजी, अपने कड़े को मुझे दे दीजिए। राजा विक्रम ने अपना कड़ा उतारकर राजकुमार संजीव को पकड़ा दिया। राजकुमार मुखिया से बोला, मुखिया जी, आइए मेरे साथ। कहाँ? सबसे पहले मैं रमेश और उसकी पत्नी से पूछताछ करूंगा। इतना बोलकर राजकुमार अपने घोड़े पर बैठ गया और मुखिया उसके घोड़े पर पीछे बैठ गया। कुछ ही देर में राजकुमार संजीव रमेश की झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ था। राजकुमार मुखिया के साथ रमेश के घर के अंदर आ पहुंचा। रमेश की पत्नी, जो कि अंधी हो चुकी थी, फूट फूट कर रो रही थी
और रमेश अपना सर पकड़े हुए बैठा था। राजकुमार रमेश से बोला, रमेश, उस चूड़ी वाले को तुम मुखिया के घर पर क्यों लेकर आए थे? मुझे बताओ, वो चूड़ी वाला तुम्हें कहाँ मिला था? मैं विजयनगर से केशव नगर आ रहा था। कनिष्क जंगल की सीमा पर हम दोनों पति पत्नी एक वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वो चूड़ी वाला कनिष्क जंगल के अंदर की ओर से आया था। यह सुनकर राजकुमार संजीव बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, कनिष्क का जंगल? लेकिन वो तो बड़ा ही भयावह जंगल है। उस समय मेरा माथा ठनका तो था और मैंने सोहम चूड़ी वाले से पूछा भी था, लेकिन उसने इतनी सरलता से मेरा दिमाग घुमा दिया कि मुझे उस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। रमेश की बात सुनकर राजकुमार गहरी सोच में डूबता हुआ अपने आप से बोला, इसका मतलब ये है कि वो रहस्यमय चूड़ी वाला कनिष्क के जंगल से ही आया था। मुझे उस चूड़ी वाले को वही तलाशना चाहिए। इतना बोलकर राजकुमार रमेश के घर से बाहर निकल आया और अपने घोड़े का रुख सीधे कनिष्क जंगल की ओर कर दिया। राजकुमार आधे दिन तक अपना घोड़ा कनिष्क की जंगल के गहराइयों में दौड़ाता रहा। उस जंगल के चारों ओर भयंकर कोहरा छाया हुआ था। उस जंगल को देखकर राजकुमार संजीव अपने आप से बोला, ये तो बड़ा ही विचित्र जंगल है। अजीब बात यह है कि अभी तक इस जंगल में मुझे एक भी जंगली जानवर देखने को नहीं मिला। इसका मतलब इसके बारे में डरावनी अफवाहें सच है। तभी राजकुमार की नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी, जिसके नीचे एक साधु आंखें बंद करके बैठे थे। ये तो कोई साधु महाराज लगते हैं। मुझे इनसे जाकर पूछना चाहिए। इतना बोलकर राजकुमार सीधे साधु महाराज के पास पहुंच गया। राजकुमार जैसे ही साधु महाराज के पास पहुंचा, अगले ही पल साधु ने अपनी आंखें खोल ली और राजकुमार को बड़े ही गौर से देखते हुए रहस्यमय अंदाज में बोले, तुम्हारी शक्ल तो केशव नगर के राजा विक्रम से बहुत मिलती है। क्या तुम उसके पुत्र हो? हाँ महाराज। क्या आपने मेरे पिताजी को देखा है? हाँ, देखा है। मैं तुम्हारे पिता को कैसे भूल सकता हूँ? कहो, तुम कनिष्क जंगल की गहराई में क्यों भटक रहे हो? राजकुमार साधु को सारी घटना बताते हुए बोला। और इस तरह से राज्य में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। साधु बड़े ही रहस्यमय अंदाज में राजकुमार से बोले, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा होना ही है। लाओ, मुझे वो कड़ा दिखाओ। राजकुमार ने अपने पिता का वह कड़ा साधु को पकड़ा दिया। उस रहस्यमय चूड़ी वाले ने मेरी बहन चंद्रलेखा को जो चूड़ी पहनाई थी, वो इसी प्रकार की दिखती थी। साधु उस कड़े को बहुत ही गौर से देखता हुआ राजकुमार से बोला, ये कोई मामूली कड़ा नहीं है राजकुमार, बल्कि एक विचित्र कड़ा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कड़ा भी एक चूड़ी ही है। यहाँ से दाई दिशा की तरफ चलते जाओ, वहां तुम्हें एक बहता हुआ झरना मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। याद रखना, जिस चूड़ी को तुम पकड़े हुए हो, दरअसल ये कोई चूड़ी नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया के खोलने का एक द्वार है। जैसे ही तुम उस बहते हुए झरने पर इस चूड़ी को स्पर्श कराओगे, तुम्हें वो द्वार नजर आ जाएगा। वो द्वार हर 20 वर्ष के बाद उसी झरने के पानी में खुलता है। समय मत गवाओ, तुम्हारी बहन चंद्रलेखा की जान खतरे में है। यह सुनकर राजकुमार तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर साधु की बताई हुई दिशा की ओर चल पड़ा। कुछ देर के बाद राजकुमार एक बड़ी ही विचित्र स्थान पर मौजूद था। राजकुमार ने देखा कि सामने एक सुंदर झरना बह रहा था और उसके आसपास बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। चंद्रमा की चांदनी की रोशनी वहाँ पर ऐसे फैली हुई थी मानो कि उस जगह के लिए वह सुबह का दृश्य हो। राजकुमार बहते हुए झरने के बगल में समीप खड़ा हो गया और कड़ा निकालकर पानी में स्पर्श करने लगा। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ उस कड़े से रोशनी का एक गोल द्वार प्रकट हो गया। ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। साधु महाराज ने सच कहा था, पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस जादुई विचित्र कड़े के बारे में क्या मेरे पिता पहले से जानते थे? राजकुमार ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज टकराई। उस कड़े को मुझे दे दो। वो कड़ा तुम्हारे बाप का नहीं, बल्कि मेरा है। राजकुमार ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसके सामने झाड़ियों में एक बूढ़ी औरत लाठी पकड़ी हुई खड़ी हुई थी। राजकुमार ने तुरंत उस कड़े को अपनी जेब में रख लिया और उस बूढ़ी औरत के करीब आते हुए बोला, कौन हो तुम? सबसे पहले जिस कड़े को तुमने अपनी जेब में रखा है, वो कड़ा मुझे दे दो। वो कड़ा एक विचित्र जादुई चूड़ी है जो कि मेरी है।
बरसों पहले तुम्हारे पिता ने उस चूड़ी को मुझसे इसी स्थान पर छीना था। यह सुनकर राजकुमार बुरी तरह से चौंक पड़ा। ये झूठ है, मैं इस बात को नहीं मानता। तभी राजकुमार के कानों में पीछे से एक युवक की आवाज टकराई। ये सही बोल रही है। राजकुमार में जैसे ही पलटकर देखा तो उसके सामने एक युवक खड़ा हुआ, उसे रहस्यमय अंदाज में देख रहा था। कौन हो तुम? जिस सोहम रहस्यमय चूड़ी वाले की तलाश में तुम यहाँ तक आए हो, मैं वही हूँ। मुझे लगा था कि मुझे ढूंढते हुए तुम्हारा बाप यहाँ तक आएगा, लेकिन वो हमेशा कायर था। शायद मुंह छुपाकर महल में ही बैठा हुआ है। यह सुनकर राजकुमार बुरी तरह से क्रोधित हो उठा और अपनी तलवार निकालकर उस चूड़ी वाले से बोला, अगर एक शब्द और तुमने अपनी जुबान से निकाला तो तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। सच इतना ही कड़वा होता है राजकुमार। तुम भी अपने बाप की तरह ही हो। जो काम बरसों पहले उसने इसी जंगल में किया था, तुम भी वही करने आए हो। लेकिन तब की स्थिति और अब की स्थिति में धरती और आकाश का अंतर है। आज तुम्हारी बहन चंद्रलेखा मेरे कब्जे में है। विश्वास नहीं होता तो झाड़ियों में देख लो। राजकुमार ने जैसे ही झाड़ियों पर नजर डाली तो उसकी बहन चंद्रलेखा वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। संजीव अपनी बहन के पास जाने ही वाला था कि तभी सोहम राजकुमार से बोला, अपने कदम वहीं रोक लो, क्योंकि तुम्हारी बहन जो विचित्र चूड़ी पहनी हुई है, उस चूड़ी की एक खासियत ये भी है कि वो मेरा आदेश मानती है। अगर तुमने अपनी बहन को उठाने का प्रयत्न किया तो उस चूड़ी को तुम्हारी बहन को जलाने का आदेश दे दूंगा। तुम्हारी बहन की तुम्हें हड्डियां भी नहीं मिलेगी। राजकुमार के कदम वहीं रुक गए। राजकुमार बेबसी के आलम में सोहम से बोला, कौन हो तुम और इन सब का क्या रहस्य है? सुनना चाहते हो तो सुनो। ये बरसों पुरानी बात है। आज से 20 साल पहले राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ के साथ रात के समय शिकार की खोज में घने जंगल के अंदर खड़ा हुआ था। जंगल के अंदर पसरे भयानक सन्नाटे को देखकर मंत्री जगन्नाथ राजा विक्रम से बोला, महाराज, हमें वापस चलना चाहिए। ये कनिष्क जंगल है। कनिष्क जंगल के बारे में बड़ी ही विचित्र बातें प्रसिद्ध है। तभी राजा विक्रम की नजर एक झरने पर पड़ी। राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ से बोला, वो सामने देखो, कितना सुंदर झरना बह रहा है। तभी उस झरने के बैठे हुए पानी में रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। महाराज, ये तो बड़ा ही विचित्र दृश्य है, हमें छुपकर देखना चाहिए। राजा विक्रम घने वृक्ष के पीछे छुपकर उस विचित्र दृश्य को देखने लगा। झरने के पानी में अचानक एक गोल द्वार रंग बिरंगी किरणों से प्रकट हो गया और उस द्वार के अंदर से एक व्यक्ति और एक औरत और एक 10 या 12 वर्षीय बच्चा निकलकर बाहर आ गए। उस व्यक्ति ने अपने हाथ में एक गठरी पकड़ रखी थी। उनके बाहर आते ही अचानक वह रंग बिरंगी किरणों से चमकने वाला द्वार गायब हो गया। वह तीनों लोग झरने के सामने झाड़ियों पर बैठ गए। वो बच्चा उस व्यक्ति से बोला, पिताजी, आखिर हम हर 20 वर्ष बाद पृथ्वी पर क्यों आते हैं? हम जादुई चूड़ी नगर के रहने वाले हैं। हमारे नगर में बनने वाली सभी चूड़ियों के अंदर एक विचित्र खासियत होती है। हम सब पृथ्वी लोक आकर पृथ्वी वासियों को बहुत कम दामों में चूड़ियां बेचकर उनकी मदद करते हैं। और वह कैसे पिताजी? तभी वह औरत सोहम से बोली, सोहम, वो ऐसे कि हमारी चूड़ियां भी स्त्रियां पहनती है। उनकी किस्मत कुछ दिनों बाद बदल जाती है। तो फिर हम यहाँ पर साधारण लोगों की तरह क्यों रहते हैं? हम तो जादू भी जानते हैं। क्योंकि हमारा जादू पृथ्वी पर आकर कमजोर हो जाता है। इतना बोलकर वह औरत अपने हाथ में एक विशेष कड़ा दिखाती हुई सोहम से बोली, देखो, ये चूड़ी कड़े की तरह दिखती है, मगर ये हमारी दुनिया तक पहुंचने का एक जादुई द्वार है। इस कड़े का रहस्य किसी मनुष्य को पता लग गया तो वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकता है। मनुष्य अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कैसा नुकसान माँ? इस कड़े को जो भी मनुष्य पहनेगा उसे कोई भी सम्राट या राजा हरा नहीं पाएगा। उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति होगी। यह सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा और मंत्री जगन्नाथ से बोला, मंत्री जगन्नाथ, वो विचित्र कड़ा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। महाराज, सोच लीजिए, आपके सामने जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो हमारी दुनिया के नहीं है। वो चाहे किसी भी दुनिया के हो, मुझे वो कड़ा किसी भी कीमत पर चाहिए। राजा विक्रम अपनी तलवार लेकर अचानक उन सब के सामने आकर खड़ा हो गया और उस औरत से बोला, तुम जो अपने हाथों में कड़ा पहनी हुई हो,
उस कड़े को सीधी तरह मेरे हवाले कर दो। मैं केशव नगर का राजा राजा विक्रम हूँ। ये जंगल मेरे ही राज्य के अधीन है। तभी उस औरत के पति राजा विक्रम से बोला, ऐसा मत कीजिए महाराज, अगर ये कड़ा हम आपको दे देंगे तो हम अपनी दुनिया में कभी भी वापस पहुंच नहीं पाएंगे। ये कड़ा एक द्वार है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा विक्रम की बात सुनकर वह व्यक्ति गुस्से से बोला, यहाँ से चले जाओ राजन, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। राजा विक्रम बुरी तरह से क्रोधित हो उठा। उसने तुरंत तलवार का सीधा वार उस व्यक्ति की गर्दन पर कर दिया। वह व्यक्ति चीखता हुआ झरने के पानी में गिर पड़ा। यह देखकर सोहम बुरी तरह से कांपता हुआ अपनी माँ से बोला, इन्होंने तो पिताजी को मार दिया है। पृथ्वीवासी बहुत बुरे होते हैं। पृथ्वीवासियों की मदद करने के लिए यहाँ आई थी। तभी राजा विक्रम ने कड़ा जबरदस्ती उस औरत के हाथ से उतारकर अपने हाथ में पहन लिया। कड़ा पहनते ही राजा विक्रम अद्भुत शक्ति महसूस करने लगा। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। आप इस व्यक्ति की चूड़ियों की गठरी का क्या करेंगे और इस बच्चे और इस औरत का क्या होगा? तुमने सही कहा, इनका जीवित रहना मेरे लिए घातक है। अब मुझे इनकी जादुई चूड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बोलकर राजा विक्रम ने तलवार का वार उस बच्चे और औरत पर कर दिया। वह दोनों चीखते हुए बेहोश हो गए। तभी वहाँ पर वही साधु वहाँ पहुँचा और राजा विक्रम की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, महाराज, आपने बहुत बड़ी भूल कर दी। ये बेचारे इस दुनिया के वासी नहीं थे। आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? ये तो पृथ्वी वासियों की मदद करते थे। बकवास बंद कर साधु, मेरे हाथ में जादुई कड़ा है। अब तेरे भी तंत्र मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना बोलकर राजा विक्रम मंत्री जगन्नाथ के साथ वहाँ से चला गया। सोहम की आंखों में आंसू थे। सोहम राजकुमार की ओर देखकर बोला, राजा विक्रम ने सोचा था कि उसने मुझे और मेरी माँ को भी मार दिया है, परंतु साधु महाराज ने जंगल की जड़ी बूटियों से हम दोनों का इलाज किया और हम दोनों स्वस्थ हो गए। मैं बहुत छोटा था, इसलिए मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, परंतु साधु महाराज ने मुझे बताया कि मेरे पिताजी जिस गठरी में चूड़ियां लेकर आए थे, वो चूड़ियां भी मायावी थी, जो सिर्फ अपनी ही दुनिया के व्यक्ति का आदेश मानती थी। तब से मैं 20 वर्ष तक बदले की आग में जलता रहा। आखिर मेरे पिता का क्या दोष था? हमारा परिवार तो तुम्हारी पृथ्वी पर आकर इंसानों की मदद करता था। तभी वहाँ पर वही साधु आप पहुँचा और राजकुमार से बोला, तो तुम्हें अपने पिता की सच्चाई पता लग गई। राजकुमार की आंखों में आंसू आ चुके थे। राजकुमार ने तुरंत उस कड़े को उस बूढ़ी औरत को पकड़ा दिया और सोहम चूड़ी वाले से बोला, मेरे पिता ने जो किया वो बहुत ही गलत किया है, लेकिन तुमने हरियापुर गांव के वासियों को जो अंधा बनाया है वो भी गलत है। तुम उन्हें सही कर दो, उनका इन सब में कोई दोष नहीं है। तभी चंद्रलेखा को होश आ गया। चंद्रलेखा अपने भाई राजकुमार संजीव को देखकर तुरंत वहाँ पहुँची। सोहम राजकुमार की ओर देखकर बोला, राजकुमार ठीक है, परंतु तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन कभी नहीं देख पाएंगी। यहाँ तक कि तुम्हारी बहन चंद्रलेखा भी अब कभी नहीं देख पाएंगी। सोहम चूड़ी वाले ने इतना कहा ही था कि तभी चंद्रलेखा को भी दिखाई देना बंद हो गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। सोहम राजकुमार की ओर देखकर बोला, ये तुम्हारे पिता की सजा है। वो जीवन भर अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को अंधा देखता रहेगा और अपने किए हुए कुकर्म को याद करता रहेगा। इतना बोलकर सोहम अपनी माँ के साथ उस झरने के पास चला गया। जैसे ही उसकी माँ ने उस कड़े को झरने से स्पर्श किया, अचानक की गोल द्वार प्रकट हो गया और वह दोनों उसमें प्रवेश कर गए और वहाँ से गायब हो गए। राजकुमार नम आंखों से अपनी बहन चंद्रलेखा को महल लेकर आ गया। महल में आते ही राजा विक्रमादित्य से बोला, हरियापुर गांव में जितने भी लोग अंधे हुए हैं वो सब सही हो गए, लेकिन राजकुमारी सुलेखा और रुक्मणी अभी भी अंधे हैं। राजकुमार अपने पिता को क्रोध भरी नजरों से घूरने लगा और सारी घटना बताते हुए अपने पिता से बोला, ये सब आपके ही कुकर्मों का फल है पिताजी। ना आपके मन में लालच आता और ना आज मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें अंधी होती। अपने बेटे की बात सुनकर राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन राजा विक्रम ने केशव नगर की बागडोर अपने पुत्र राजकुमार संजीव के हाथ सौंप दी और फिर वह जीवन भर अपने किए हुए उस बुरे कर्म को लेकर पछताते रहा।
और अपनी दोनों बेटियों और अपनी अंधी पत्नी को देखकर